अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और बच्चों आज जो है वो हमारी एप्टीट्यूड की क्लास है। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 के जितने भी एमसीक्यूज थे आप लोगों की मैथ की बुक के, वो सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बच्चों, पहले तो मैं ज़रा आप लोग को से एक दो बातें क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि अब से जो हमारी एप्टीट्यूड की क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मैं पार्ट्स में बना के भेजूंगा। पार्ट से मुराद ये है कि जैसे आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास जो मैंने आप लोग को भेजी थी वो तकरीबन तकरीबन कोई 2 घंटे के करीब की थी। अब इतनी लंबी क्लास की जो वीडियो का साइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और अब इतना ज़्यादा हैवी साइज व्हाट्सएप के थ्रू सेंड हो नहीं सकता, तो फिर ये मैक वाले उसे कंप्रेस करते हैं। और वो कंप्रेस करने में ना मेरे हिसाब से उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लास्ट वीडियो जो मैंने भेजी थी वो उसकी क्वालिटी तकरीबन 244 MB थी, उसको इन्होंने कम करा बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से वो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गई थी। तो हालांकि मैंने उनको बाद में बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी दे दिया था गूगल ड्राइव का, पता नहीं वो उन्होंने भेजा या नहीं। बहरहाल तो अब से मैं ये करूंगा कि बजाय अगर मुझे 2 घंटे की वीडियो भेजनी है तो मैं आधे आधे घंटे की 4 वीडियोस बना लूंगा। तो उसको पार्ट्स में आप लोग को सेंड कर दूंगा, तो उससे होगा ये कि हमें वीडियो कंप्रेस नहीं करनी पड़ेगी, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल के हैं और जिन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के टेस्ट देने का इरादा है, तो आप लोग को पता होगा कि पीएमसी ने जो है वो इस साल के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रिवाइज सिलेबस जो है वो अनाउंस किया है। और मेरे ख्याल में वो आपको मिल भी गया होगा। तो अब बच्चों वो सिलेबस का क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या करना है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में तो नहीं। तो अभी तो ये है कि जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल उस सिलेबस में भी शामिल है। ठीक है ना। जाहिर है मेरी क्लास में तो एम कैट के स्टूडेंट्स भी हैं और ई कैट के स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैंने तो दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज का ये मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 1। अच्छा एक बात और बच्चों, नाजमाबाद पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एप्टीट्यूड के, मैं उनको चैप्टर नंबर 13 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चैप्टर 13 में एब्सेंट भी थे, कुछ ने क्लासेस भी मिस की हैं, और बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया था, तो उन्होंने चैप्टर नंबर 13 भी नहीं पढ़ा। तो अब ये है कि मैं दोनों कैंपस के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, चैप्टर नंबर 13 की सारे टॉपिक्स इसमें बिल्कुल तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा, और सारे एमसीक्यूज वगैरह जो बुक में मौजूद हैं वो सारे कराऊंगा। अब जो नाजनाबाद पे स्टूडेंट्स चैप्टर 13 पढ़ चुके हैं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। जिन्होंने कुछ क्लासेस मिस की थी उनका भी ये कवर हो जाएगा। जिन जो न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था वो भी चैप्टर 13 पढ़ लेंगे, और सखी हसन पे भी हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 13 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहली चीज जो इसमें मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा वो है कंडक्टर्स। कि कंडक्टर्स हम किन मटेरियल्स को कहते हैं। ठीक है। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अब तक तो ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो पढ़ लिया होगा सेकेंड ईयर में। बहरहाल जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा वो है कंडक्टर्स का। बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स किन्हें कहा जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट कर सकें, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल्स हो गए, ठीक है, आयरन है, और आपके पास सोडियम है, ठीक है, और बहुत सारे एल्यूमिनियम वगैरह हैं, सिल्वर है। इस तरह के मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट कर सकते हैं हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। तो मैं यहाँ जरा शॉर्ट सी इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। दोज मटेरियल्स which can conduct electricity are called conductors। बच्चों कंडक्टर्स का रीजन क्या होता है, यानी कि क्या वजह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
ये डेफिनेशन तो हमें समझ में आ रही है कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन रीजन क्या है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं और इंसुलेटर्स नहीं कर रहे? बच्चों, इसका रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या भला है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मतलब फ्री में इलेक्ट्रॉन्स बांटे जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, मैं पहले यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These free electrons are loosely बाउंडेड। बच्चों, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड का मतलब है कि मैं चलिए आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम 11 और 23, आपको मालूम है सोडियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है, सही है ना? तो अब ये जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में। तो अगर मैं सोडियम के लिए यहाँ पे एक एटॉमिक मॉडल बनाना चाहूँ तो देखें, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके बाद पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, देन दूसरा ऑर्बिट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, आई थिंक इसे ऑक्टेट भी कहा जाता है शायद, 2 2 4 2 6 और ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बच्चों देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन अब तक कितने हो गए? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, तो टोटल हो गए हमारे पास 10। सोडियम के पास होते हैं 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट होगा सोडियम का, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिन्होंने अपना पेयर कंप्लीट करा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इनको बहुत हाई फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब ये जिनके पेयर्स कंप्लीट हैं, जिनका सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट है, ये भी बहुत हाईली अट्रैक्टिव होते हैं न्यूक्लियस के पास। और ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन बच जाता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कोई पेयर नहीं होता, इसका लास्ट ऑर्बिट भी फिल नहीं होता, तो ये लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड का मतलब है कि अगर इसको थोड़ी सी भी किसी किस्म की एनर्जी दी जाए तो ये अपने इस ऑर्बिट से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, ये बिहेव करता है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रीजन बनता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट करने का। अब देखिए, ये तो एक एटम की बात हो रही है। अगर आप एक छोटा सा भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं किसी भी मटेरियल का, सोडियम का कोई भी आप एक यूनिट क्यूब वॉल्यूम ले लें, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम। उन मिलियंस ऑफ एटम में ये लास्ट ऑर्बिट में मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट करेंगे। तो आई होप ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ आयरन की। आयरन आपको मालूम है कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का कंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आयरन की बात करूं, Fe जिसका सिंबल होता है, तो आयरन के जो लास्ट ऑर्बिट है, मैं डायरेक्ट लास्ट ऑर्बिट बना रहा हूँ क्योंकि आयरन के पास काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आयरन का जो लास्ट ऑर्बिट होता है इसमें स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं और ये बहुत लूजली बाउंड होते हैं। इनको किसी किस्म की एनर्जी मिले तो ये अपने ऑर्बिट से डिटैच हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट आर कंडक्टर्स? ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें उन्हें कंडक्टर कहते हैं। रीजन ये है कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूजली बाउंडेड होते हैं,
किसी किस्म की एनर्जी मिलने की वजह से डिटैच हो जाते हैं और करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। आगे बढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, करंट होता क्या है। हालांकि मुझे करंट से रिलेट कुछ चीजें और समझानी है, ये सिर्फ सिंपल सा करंट का टॉपिक है नहीं। मैं फिर भी आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ व्हाट इज करंट। देखिए नॉर्मली आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी भी होगी, आपको याद भी होगी, और आपको ये बात मालूम भी है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं, या चले सिंप्लीफाई कर लें, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से या उनके फ्लो करने की वजह से करंट बनता है। तो व्हाट इज करंट? जस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। मैं अभी ये आगे दोबारा डिटेल में बताऊंगा आपको करंट की डेफिनेशन। मैं अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं जो आप पढ़ते हुए आए हैं कि व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कोई भी आप छोटा सा एरिया कंसिडर कर लें। लेट से आपका ये एरिया है, इस एरिया में से जितने चार्जेस फ्लो करेंगे यूनिट टाइम में, तो हमारे पास क्या बनेगा? करंट बनेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनता है, या आप कह लें फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से करंट बनता है। करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा करंट का कॉन्सेप्ट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें, मैं आपको जरा कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। मैं जरा इसको मिटा दूं, मैं करंट को आगे जाके डिस्कस करूंगा। पर जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि लेट से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी भी कंडक्टर की, और उस कंडक्टर का ये लास्ट ऑर्बिट है, और इस लास्ट ऑर्बिट में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि लूजली बाउंड है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में। स्टूडेंट्स, होता ये है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी भी एनर्जी दें, तो उस एनर्जी की वजह से होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। आपने इसको किसी किस्म की एनर्जी दी, और उस एनर्जी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, घूम रहे होते हैं, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एनर्जी देने की वजह से, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड या वेलोसिटी पे। तो आपने इसको एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई। जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो ये ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, और इतनी ज्यादा स्पीड से कि क्योंकि ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एक वक्त आएगा कि ये अपने इस ऑर्बिट से डिटैच हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और अब ये बिल्कुल टोटली एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। इससे पहले तक ये अपने ऑर्बिट में मौजूद था, अब ये अपने ऑर्बिट से डिटैच हो चुका है। किस वजह से? इसको किसी किस्म की एनर्जी मिली है, उस एनर्जी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसकी मूवमेंट इंक्रीज हुई, और सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ये अपने ऑर्बिट से डिटैच हो गया। इसी तरह हमने बात की थी कि भाई मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, उनके मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से डिटैच हो जाते हैं कंडक्टर के अंदर। सवाल ये है कि इन्हें हीट कौन करता है? अगर कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने ऑर्बिट से डिटैच हो गए हैं, हु हीट्स द कंडक्टर? नेचर हीट्स इट। इसे हीट करता है नेचर। किस तरह से? बच्चों देखें, नॉर्मली इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं क्या टेम्परेचर होगा, इस वक्त रूम टेम्परेचर जो है, तो लेट से इस वक्त रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो आप इसमें ऐड कर देंगे 273, तो ये तकरीबन बनेगा 303 केल्विन। स्टूडेंट्स, 303 केल्विन एक बहुत लार्ज टेम्परेचर है इस इलेक्ट्रॉन्स टाइप मटेरियल के लिए, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है, तो इतने स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जो 303 केल्विन है, ये बहुत बहुत लार्ज टेम्परेचर है। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो है नेचर ही हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे 300 केल्विन के करीब की हीट नॉर्मल कंडीशंस में कंडक्टर को मिल रही होती है, और इसी हीट की वजह से ये जो लास्ट ऑर्बिट के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने ऑर्बिट से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच हो जाने की वजह से ये टोटली बिहेव करते हैं एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने लास्ट ऑर्बिट से डिटैच हो चुके हैं और ये टोटली बिहेव कर रहे हैं एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर में मौजूद हैं। और क्योंकि हमने इनको हीट किया था, यानी कि नेचर ने इन्हें हीट किया था, और उस हीट की वजह से ही ये अपने लास्ट ऑर्बिट से डिटैच हुए थे। तो अपने ऑर्बिट से डिटैच होने के बाद फिर ये इनकी क्या स्टेट होती है? आर दे इन रेस्ट और दे मूव? ऑफ कोर्स दे मूव, बिकॉज दे हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। हमने इनको इनको एनर्जी प्रोवाइड की थी नेचर ने, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी। तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, रैंडम डायरेक्शन में। बहुत हाई स्पीड से ये नॉर्मली मूव कर रहे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम डायरेक्शन का मतलब है इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है। बल्कि मैं काम करता हूं, मैं आपको थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना के दिखाता हूं। असल में जो है वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। जैसे लेट से ये मेरे पास कंडक्टर है और बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिलहाल मैं बहुत सारे तो नहीं बना रहा, सिलेक्टेड ही बनाऊंगा। तो ये सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जब ये अपने लास्ट ऑर्बिट से डिटैच हो जाते हैं हीट एनर्जी की वजह से, तो फिर ये बहुत हाई स्पीड से कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। एक कोई इस डायरेक्शन में चला जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जा सकता है। तो इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है एनर्जी की वजह से। अब सवाल ये है कि अगर ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं तो कितनी हाई स्पीड? मिलियंस ऑफ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये बात, मिलियंस ऑफ मीटर्स पर सेकेंड। इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की नॉर्मल कंडीशन में, ये कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या करंट बनेगा? क्योंकि ऊपर तो अभी हम बात करके आए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो करंट बनता है। तो अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इतनी ज्यादा स्पीड से और इतने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करंट बनेगा? जवाब है नहीं, करंट नहीं बनेगा। स्ट्रेंज, लेकिन यस, करंट नहीं बनेगा। वजह मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था वो ये था कि ये जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये किस वजह से मूव कर रहे हैं? ये हीट की वजह से मूव कर रहे हैं। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इनको हीट मिली थी, तो ये जो इनकी स्पीड होती है इस वक्त मिलियंस ऑफ मीटर्स पर सेकेंड, इस हीट को या इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था अभी, थर्मल वेलोसिटी। तो बच्चों, व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी इन नॉर्मल कंडीशंस, और यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट नहीं की है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव due to the absorption of heat energy and their speed is around millions of meter per second। तो ये जो इनकी वेलोसिटी होती है हीट की वजह से नॉर्मल कंडीशन में, इसे हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो ये थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। सवाल ये है करंट क्यों नहीं बन रहा, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखें, आपको मालूम है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में दो चीजें होती हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखें, नॉर्मल कंडीशन में होता यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो देखें, इसकी जो वेलोसिटी है v1 और इसकी जो वेलोसिटी है v2, ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको मालूम है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये v1 है, तो ये माइनस साइन इसको आप v2 कह सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इन दोनों की वेलोसिटी जब ऐड होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। इसी तरह इन दोनों की वेलोसिटी जब ऐड होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हम ये सपोज करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 1 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे।
तो इन दी एंड एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई करंट जनरेट नहीं होता। करंट जनरेट करने का रीजन डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ये डेफिनेशन आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मूव करेंगे तो करंट बनेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जब सारे मूव करेंगे तब करंट बनेगा। ये रैंडम डायरेक्शंस हैं, इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला टॉपिक थर्मल वेलोसिटी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है जरा ये समझ लें। देखें, थर्मल वेलोसिटी आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ पे दोबारा से कंडक्टर बना रहा हूँ। और अब की बार मैंने करा ये कि इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। मैं बस 3 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अब जो आपको मालूम है कि ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वक्त लेट्स से स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये इनकी रैंडम डायरेक्शन है थर्मल वेलोसिटी की वजह से। थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देता हूं किसी बैटरी के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ, मैंने इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जब मैं इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, जितने भी इस कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी जो है वो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी बैटरी के, ये इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखें, इस सरफेस पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जब कम हो जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपको मालूम है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो आपने कंडक्टर के अंदर जो है वो क्या चीज जनरेट कर दी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी है इस डायरेक्शन में। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, मैं अभी कंडक्टर के अंदर नहीं बना रहा क्योंकि मुझे इसमें चीज समझानी है। ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से। अब देखें होगा क्या, जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो लेट से बहुत ही कोई छोटा टाइम ले लें जिस टाइम में इसको यहाँ पहुंचना था, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ के बजाय कहाँ पहुंचेगा, ये कहीं कहीं इस तरफ पहुंचना शुरू, इस तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है इसको जाना तो इधर था, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वहां जाने के बजाय किस तरफ मुड़ जाएगा, ये इस तरफ मुड़ जाएगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये यहाँ पहुंचने के बजाय क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहाँ आने की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। ये जो स्ट्रेट जाना चाह रहा था ये क्या होगा, ये भी इस तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगा ताकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो बच्चों ये जो शिफ्ट हुआ है इनकी डायरेक्शन में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो शिफ्ट आया है इनकी डायरेक्शन में, ये शिफ्ट कहलाता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब नॉर्मली आपने देखा है ना, गाड़ियों में ड्रिफ्टिंग होती है, जा रहे हैं स्ट्रेट एकदम ड्रिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, तो ड्रिफ्ट ये कहलाती है ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अब ये सारे के सारे किस तरफ मूव करने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। तो अब देखें पहले इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रैंडम थी, हम कह रहे थे 1 मिलियन अपवर्ड जा रहे हैं तो 1 मिलियन डाउनवर्ड जा रहे होंगे, वेलोसिटी 0 बनेगी एवरेज। लेकिन अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे,
क्योंकि पॉजिटिव इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से बनेगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये सारे के सारे अब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आपको इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिलेगी ऐड होकर। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है करंट का, कि करंट बनता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था। देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया, नॉर्मली जो ये इलेक्ट्रॉन था जो इधर जाना चाह रहा था, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, इस पे एक ड्रिफ्ट अप्लाई हुई और ये इस तरफ जाना शुरू हो गया। तो नॉर्मल मूव करते करते जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, तो एक पुश लगा इलेक्ट्रॉन्स को, इनको एक पुश अप्लाई हुआ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएं। ये जो पुश होता है वेलोसिटी के अंदर, ये कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन मैं आपसे कहता हूं मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नॉर्मली मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, इस स्पीड में एक पुश अप्लाई होता है। और नॉर्मली ये तकरीबन तकरीबन बराबर है 0.01 के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐड हो जाता है, भाई जैसे कि आप मूव कर रहे हैं, मूव करते करते अचानक पीछे से किसी ने आपको धक्का दिया, तो एकदम आपकी स्पीड में एक ड्रिफ्ट आ जाता है। तो यही जो धक्का है ये इलेक्ट्रॉन को मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यू कैन से द एडिशनल component of velocity due to applied electric field across the conductor is called drift velocity। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से जो पुश आता है, जो एक छोटा सा एक्स्ट्रा कंपोनेंट उनकी वेलोसिटी में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, वो पुश या वो एडिशनल कंपोनेंट कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नॉर्मली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो तकरीबन तकरीबन बराबर होती है, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करूं, तकरीबन तकरीबन 0.01 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हालांकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, लेकिन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई हो रही है। तो जब मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई होगी तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से फिर करंट बनता है। तो जो बेसिकली करंट बनाने का मरकजी किरदार है वो कौन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। या ये आप कह लें कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से करंट बन रहा है। और मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बता देता हूँ, यूज नहीं होता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाय एन क्यू ए। ठीक है बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये यूज नहीं होता, मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इसमें आई जो है वो है करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस आप कह लें, कितने नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं कंडक्टर में, क्यू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और ए हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि कितने एरिया में से करंट पास हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपने इस कंडक्टर की बात की है और ये एरिया आपने कंसिडर करा है, तो ये जो भी एरिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करने का, आई डिवाइडेड बाय एन क्यू ए। तो अब बच्चों पहला पार्ट जो है वो मैं आज यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरा पार्ट जो है वो फिर स्टार्ट कर दूंगा, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी खराब ना हो। तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टर्स क्यों कहलाते हैं, क्यों कंडक्टर्स करंट वगैरह को कंडक्ट करते हैं, उसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया। नॉर्मल कंडीशन में किस तरह उनको हीट मिलती है तो वो डिटैच हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और जो ये इनकी स्पीड होती है ये हीट की वजह से होती है। तो इस स्पीड को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। इससे करंट नहीं बनता,
क्योंकि हम कंसिडर करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे, वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो मिलेगी हमें वेलोसिटी का एवरेज, ठीक है। और फिर करंट बनाने के लिए जो है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई जब हम करते हैं तो उससे ड्रिफ्ट ऐड हो जाती है वेलोसिटीज के अंदर, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और उसकी वजह से बनता है करंट। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, देन मैं आपको आगे के टॉपिक इसके सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों।